चलो तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेशन। आपके लिए क्वेश्चन है ये कि इज़ इट विजिबल? यस सर। ओके। सो क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई ओके रेट, ये क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन के साथ हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सेशन आज का कि कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन दी है आपको, ए और बी सब्सटेंस के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है। मैं यही चाह रहा था कि जल्दी आ जाए, सब तो ठीक रहता है अभी। अभी कोई बचा होगा पता नहीं, भूला बिसरा कोई आएगा। चलो तो क्वेश्चन इज द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ए एंड। इसके पहले की स्लाइड चलाई क्या? इससे पहले कोई नहीं चलाई बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सेशन, क्योंकि बार बार बच्चे आ रहे हैं। और चलो तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कि द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट है के ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है दैट इज nth ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड mth ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन ए की कर दी है, कॉन्सेंट्रेशन ए की कर दी डबल, और जो बी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कर दी हाफ। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। तो अर्लियर रेट तो आपके सामने है, R1 ले लेते हैं इसको, के ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एम। अब नया रेट क्या हो जाएगा? लेट अस टेक इट एज R2, इट इज़ द न्यू रेट। तो के तो ऐसे रहेगा, ए को क्या करना है? डबल, तो 2a हो जाएगा, और b को क्या करना है? हाफ, b/2m। तो इसका मतलब ये हुआ k इंटू 2 रेज टू पावर n a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इंटू 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा बोला? वेरी गुड, -m। क्योंकि आप क्यों किया? क्योंकि लिखा है बेटा क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें और हाफ कर दें बी की कॉन्सेंट्रेशन को, तो नया रेट जो है वो अर्लियर रेट से क्या रेशियो होगी दोनों की, ये पूछा है। ओके सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो नया रेट आया दैट इज़ 2 रेज टू पावर, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, बेस सेम है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 2 रेज टू पावर n माइनस m, और बाकी तो देखो ये पूरा क्या है? R1। इसका मतलब ये हुआ कि R2 ओवर R1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस m। गॉट इट? अगर अलग अलग ऑप्शंस दिए हों तो आप रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस वन, दैट इज 2 रेज टू पावर n माइनस m। आई होप यू अंडरस्टूड। एनी डाउट इन इट? आगे बढ़े? नो सर। ओके ग्रेट। चलो तो अब हम आगे इसके जाते हैं, और हमने सारी एक्सप्रेशन लिख ली थी, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, अगर आपको याद होगा तो सारी एक्सप्रेशंस वी हैव डन। अब उन एक्सप्रेशन के हिसाब से तो क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन सिस्टम। क्या है रिएक्शन सिस्टम? 2NO गैस प्लस O2 गैस टू गिव 2NO2 गैस। नाउ इन दिस केस क्या किया हमने कि वॉल्यूम जो है दैट इज सडनली रिड्यूस्ड,
वॉल्यूम को हमने सडनली रिड्यूस किया टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। तो बोलता है इफ़ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, मतलब इनिशियल रेट से कितना हो जाएगा। तो अब देखो पहले जो इनिशियली क्या है, रेट कांस्टेंट, O2 की पावर कितनी दी है 1, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 लिखा है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 और सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। अब इसने बोला है कि वॉल्यूम को हमने हाफ कर दिया, तो व्हाट इट मीन्स टेल मी। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ये ठीक है एक्सप्रेशन कि कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम को हाफ किया, अगर वॉल्यूम को हाफ किया तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डबल। समझ में आया? इनडायरेक्टली इसका मतलब इतना सा है कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है, बट वो इनडायरेक्टली लिख रहा है उस चीज़ को कि वॉल्यूम को हमने हाफ किया, अगर वॉल्यूम हाफ किया तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी। बस इतना सा मीनिंग निकालना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है कि प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर ये हो गया, प्रेशर वो हो गया, डजेंट मैटर। सिर्फ आपको देखना है कि वॉल्यूम हो गया रिड्यूस टू हाफ। जैसे ही पता चला कि वॉल्यूम रिड्यूस हो गया हाफ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी डबल। तो जस्ट राइट बोलो, अगर वॉल्यूम हाफ होगा तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, क्योंकि O2 जो है वो हो जाएगा डबल कॉन्सेंट्रेशन उसकी, NO की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल। पावर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 O2 की पावर 1 NO की पावर 2, तो इसका मतलब ये हो गया R2 इक्वल टू 8 टाइम्स R1। तो मैंने आपको वॉल्यूम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो भी एक केस करवा दिया है कि वॉल्यूम का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स और पूछा है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यस बेटा, पहले इसका करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले जब भी परसेंटेज दी हो, याद रखना परसेंटेज दी हो तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आपको ले लेनी है 100। लेट अस से A0, A0 ले लिया 100 और तो 80 कितना बचेगा बोलो, व्हाट इज 80? हेलो जीरो। बेटा, ये कोई रिएक्टेंट है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। अब इनिशियली हमने ले लिया इसको 100, अब 100 का 99% कितना होता है, 99। तो 99 इसमें से कम हो गया, ये 99 बन गया और ये कितना बचा, 1। समझाया क्या बोला मैंने? जो भी परसेंटेज दी है उतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए मैंने A0 को 100 ले लिया, तो 80 क्या हो जाएगा 1। जैसे 90% लिखा होता तो 80 कितना हो जाता, 10। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से A0 है 100 और 80 है 1। 1 क्यों आया? क्योंकि 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड, लिखा ना, कंप्लीशन ऑफ 99%, तो एक ही बचा। तो इस तरह से अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, 2.303
अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी या सी नॉट बाई सी आर, सी नॉट बाई सी टी, लिखा था सारे रिएक्शंस, रिलेशन मैंने बताए थे आपको, याद है? याद नहीं है तो याद करने हैं बच्चे, है ना? तो इस तरह से वी विल गेट 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 1। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? यस, लॉग 100 मीन्स लॉग 10 रेज्ड पावर 2। तो लॉग, ये क्या हो गया? लॉग 2 log 10 हो गया, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इट इज़ 2 log 10, और 10 होता है बेटा, log 10 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के, मतलब ये हो गया 4.606 बाई के। अब हमें के तो है नहीं इसमें, तो के कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ और के में कोई रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? हाफ लाइफ पीरियड, 0693/k। यस, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ वी हैव, तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 6.93, मतलब ये आ गया 0.1 पर मिनट, क्योंकि मिनट्स में है ना हाफ लाइफ, तो जो हाफ लाइफ आएगा वो 0.1 पर मिनट। तो इस तरह से जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई 0.1, दैट मीन्स टाइम आ जाएगा 46.06 मिनट्स। आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। परसेंटेज जो दी होगी उसके लिए वो रिलेशन बना लेना, और हाफ लाइफ जो दिया होगा उससे आपका के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? सर 100 की जगह पे 99 नहीं रख सकते? बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है ना, उसका मतलब क्या है? 99 जो है ना वो कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो हमें फिर अगर मैं इसको 99 यहाँ रखता ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ता? 99% ऑफ 99। 80 क्या होता? 99% ऑफ 99। सोचो, मल्टीप्लिकेशन देख लो, हम कुछ भी रख सकते थे, बट जब भी परसेंटेज दी हो तो प्रेफरेबली यू विल टेक ए नॉट एज 100, और x हो गया 99। फिर ये जो है दिस इज कि इतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 100 का 99% हो गया, मतलब 99 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 1। इसलिए हमने ऐसे किया बच्चे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये वाला रिलेशन आपको बताया था मैंने शायद, कि T75% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 times T हाफ, याद है? ये बताया था। तो अगर मैं मान लिया मुझे ना प्रूव करना है कि T75% जो है वो 2 times T हाफ होता है, तो कैसे शुरू करेंगे बोलो? मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion of the reaction। तो अगेन क्योंकि परसेंटेज है तो यहीं से स्टार्ट करना है कि ए नॉट इज 100 एंड अब 80 कितना बोलो? 75। वेरी गुड। अब 75 नहीं लिख देना है क्योंकि 75% कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है 80 कि कितना रिएक्टेंट बचा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से
अपने पास जो टाइम आएगा दैट इज़ 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ, क्या होता है, ए नॉट बाई 80, ए नॉट है आपका 100 और 80 कितना है 25। तो इस तरह से ये आ गया 2.303 बाई के, कितना हो गया लॉग 4 25। तो अब ये 2 रेस्ट पर 2, इसका मतलब ये 2.303 बाई के लॉग ऑफ 2 रेस्ट पर 2। तो इसका मतलब टाइम आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 2 लॉग ऑफ 2। तो 2 को कॉमन ले लो, 2.303 बाई के लॉग ऑफ 2। तो ये हो गया 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन के। ये क्या होता है टी हाफ। तो इसका मतलब जो टाइम है फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दैट इज 2 टाइम्स टी हाफ। समझे, इस तरह से हम रिएक्शंस करते हैं अलग अलग। ओके, कर लोगे, आगे बढ़े हम आज। ओके जी जी बेटा बोलिए। सर मैं सब बोल रही हूँ जी। आप जो कैलकुलेशन कराते हो उसमें जो लॉग की जो कैलकुलेशन अभी हमने लॉग 4 फाइंड किया तो उसके साथ 2 क्यों ले रहे हो? अच्छा लॉग, बेटा ऐसा है कि अगर आपको लॉग ऑफ 9 निकालना है, पहले तो आप लॉग के कुछ वैल्यूज़ याद रखो। पहली बात, log 2 जो होता है ना दैट इज़ 0.3 0.3010 होता है, बट log 3 रखो। log 3 की वैल्यू याद रखो 0.48, एक्चुअली इट इज़ 0.477 पर 0.48 याद रखो। log ऑफ 5 याद रखो 0.7, एक्चुअली इट इज़ 0.699, है ना। फिर उसके बाद आप याद रखो, सॉरी 0.599 होता है log 5, तो ये आएगा 0.6 के करीब, और log 7 क्या होता है 0.84। ये वैल्यूज़ आप याद रखो पहले तो। अब log 9 निकालना है तो हम log 9 के लिए हम क्या करेंगे 3 रेज़्ड पावर 2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 3। लॉज लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे लॉग के, तो क्या हो जाएगा, कोई भी लॉग की फाइंड करनी है तो उसका स्क्वायर रूट कर, कुछ भी, जैसे मान लिया लॉग आपको 6 निकालना है पर आपको लॉग 6 पता नहीं है ना, तो आप क्या करोगे log 2 इंटू 3, क्योंकि log 2 मैंने बोला आपको याद रखना है, log 3 मैंने बोला आपको याद रखना है, क्योंकि log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b। तो ऐसे करो, ये 0.3 और प्लस 0.48 तो 0.78 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब दैट इज़ द वे टू अप्रोच। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे लॉग आने चाहिए, बट कुछ कुछ लॉग्स आपको याद होने चाहिए, है ना, वैल्यूज़। अगर लॉग की कुछ वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो आप बाकी वैल्यूज़ जो है ना उससे मतलब को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, T99.9 is equal to 10 T half। ओके, तो इसके बेस पे आप वो हाँ मैं वो भी करवा देता हूँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। T99.9% अगर आपको देखना है ना, तो इसके बेस पे अगर आपको 99.9% पूछा है तभी तो आप निकाल सकते हो ना। जैसे मान लिया 99.9% की बात करते हैं, चलो, तो इसको निकालने के लिए क्या किया आपने ए नॉट ले लिया, अगेन 100, इसके लिए 80 कितना हो जाएगा 0.1, 0.1 नहीं हो जाएगा ना, 100 माइनस 99.9 ही है ना। ओके, तो अब इसके लिए अगर आप टाइम निकालोगे 99.9%,
तो क्या होगा 2.303 ओवर के लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। तो ये क्या हो गया 2.303 बाई के लॉग ऑफ 0.1 है ना, तो लॉग क्या हो जाएगा 1000। नहीं बोल रही थी हाँ जी, आगे का जो सम है ना हाँ जी, वो ही इसमें कोरिलेट करो, मतलब इससे कोरिलेट। ओके, इसको अब कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा 3 log 10, मतलब 3 टाइम्स हो गया 2.303 बाई के इंटू 3, और टी हाफ क्या होता है, अभी बताया था नेचुरल लॉग 2/k, मतलब कि 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2/k, और 2.303 log 2 कितना होता है 0.3/k। तो इनको अगर डिवाइड करोगे तो t 99.9% इक्वल टू, इसको मैं 0.3 करूँ तो इंटू 10 करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 10 इंटू टी हाफ। ओके, अब आप बोल रहे हो कि इससे कंपेयर, कहाँ पे, इससे कंपैरिजन करो, ये बोल रहे हो आप? यस सर, जो 99 है उसके मतलब 99.9 रखे तो भी 10 टी हाफ के जितना ही आएगा ना। बेटा नहीं आएगा, 99% कंप्लीट हुआ रिएक्शन, तो टाइम कितना आया 46.01 हुआ ऐसा। अब पता क्या होगा आगे जाके, क्योंकि 1 का हाफ, फिर उसके हाफ, उसका हाफ होता जाता है हर बार, पता है ना आपको। तो देखो, तो अब आप ऐसे नहीं कर पाओगे आप रिलेट, क्योंकि टी 99% के लिए वैल्यू है 46.06, और टी 90.9% के लिए कितनी हो जाएगी 69.3 मिनट्स। सोचो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हर बार वो हाफ होता जा रहा है, जो वैल्यू बच रही है ना उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ होता जाएगा, मतलब 1 जो वैल्यू बची ना उसका हाफ, मतलब 0.5, फिर 0.25, ऐसे जाएगा नीचे, तब जाके आपको मिलेगा वो वैल्यू। हाँ सर, वही बोल रही थी कि कोरिलेट करो, मतलब उसका ज़्यादा होगा ऐसे। मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना। मुझे लगा कि माइनर डिफरेंस आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, कि अपने पास अगर मान लिया कैटलिस्ट की बात करें, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब हम इसको पूरा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से समझते हैं पहले, कि ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट से हम प्लॉट करते हैं, तो एक टाइप का ये रिएक्शन हो गया, और एक रिएक्शन हो गया ऐसे। अब इन दोनों रिएक्शन में पहले डिफरेंस क्या है ये बता दो, ये कौन सा रिएक्शन है? ये जो है दिस इज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये जो है दैट इज द इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे ही इसमें ये है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट और ये है इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। यस बेटा, बोलो इनमें डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा है? तो देखो फर्स्ट केस की बात करें, एक में प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है पर रिएक्टेंट कम यूज़ हो रहा है, और दूसरे रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी बेटा। पहले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा।
इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। ये जो है पहले वाला, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज। रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। और कितनी है एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितनी है, ये इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया ये पॉइंट। ओवरऑल इंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम। वैसे ही दूसरे में बात करें हम, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्शन हुआ ये, यस इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला डिफरेंस ये, इन दोनों को जैसे आप देखो तो पहले ये जज कर लो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख के आप बोल सकते हो कि जी ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, और ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये पहला डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर ये इस पॉइंट से, ये जो सबसे ऊपर है ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसकी एनर्जी पे ना किसी चीज़ का असर नहीं होता है। इवन टेम्परेचर का भी, टू सम एक्सटेंट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक चीज़ है ये। अब यहाँ से यहाँ तक दिस इज, व्हाट इज दिस, बोलो क्या है ये, और जीरो से यहाँ तक क्या है, बोल सकता है। ये है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो है जीरो से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, इसको बेटा बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई टी जो है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो ई ए एफ दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी में, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट अगर हम ऐड कर देते हैं देन वी गेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। तो दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उल्टी साइड आ जाओ, उल्टी मतलब दूसरी साइड। तो ये जो साइड है ये क्या है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड, बैक जा रहा है रिएक्शन, ठीक है।
मतलब पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बनाना है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, अगर ऐसा रिएक्शन हो कोई, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसको मैं बाद में बनाता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने फाइंड आउट की कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एचपी प्लस एचपी, ये दोनों का एडिशन करें अगर, बैकवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी को प्रोडक्ट की एंथैल्पी में ऐड करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी। तो ये इस तरह से you will get the two equations for threshold energy। तो threshold energy जो है that is equal to activation energy of the forward reaction plus enthalpy of the reaction, और it is equal to activation energy of the backward reaction plus enthalpy of the product। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, activation energy of the forward reaction plus enthalpy of the reactant is equal to activation energy of the backward reaction plus enthalpy of the product। और what is delta H? enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant। तो ऐसा कर लो, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट को इधर ले जाओ, और ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है दैट इज ईदर इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और इट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, सॉरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। देख लो, यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम करी तो आपको इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर ये रिएक्शन मान लिया ये है, तो बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट फास्ट है, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है कि बैकवर्ड? वेरी गुड, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की जो है वो कम है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज़्यादा है। तो बेटा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उसका रेट फास्ट होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये स्लो होगा, और फॉरवर्ड जो है वो फास्ट होगा। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है फिर, ऐसा क्या काम करता है कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो मैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहा हूँ कोई, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। पर देखो इसकी स्पेशल बात क्या है कि ना तो वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी को टच करता है, ना ही वो प्रोडक्ट की एंथैल्पी को टच करता है, वो सेम रहती हैं। इसलिए ये जो है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट रिमेन्स सेम। कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है, सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, चाहे वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। देखो ऐसा नहीं कि वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ाता है, वो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाता है। देख लो, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है इक्वल अमाउंट में, तो वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन की एंथैल्पी को भी, एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर रहा है, बैकवर्ड की को भी कम कर रहा है।
तो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। सो ये एक्चुअली काम क्या करता है, इट फास्टन द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर इक्विलिब्रियम की बात हो जाए तो इक्विलिब्रियम जल्दी आता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जल्दी इक्विलिब्रियम आता है। और ये इसका काम क्या है, कैसे बढ़ाता है वो रेट ऑफ रिएक्शन, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, तो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो तो एक क्वेश्चन किया जाए अब इससे रिलेटेड, आप खुद करो ये क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द रिएक्शन दिया है A2 प्लस B2 2AB, वैल्यू दी है 180 किलो जूल पर मोल एंड 200 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट lowers the activation energy of both forward and reverse reaction by 100 kilojoule per mole. So what is the enthalpy change of the reaction in the presence of catalyst will be in kilojoule per mole. बोलो बेटा। ऑप्शंस हैं 300, 120, 280, -20। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम जब बनाओगे आप तो मुझे बताओ कि मैं प्रोडक्ट को नीचे लिखूं कि रिएक्टेंट को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक? पहले तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? देखो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, पहले देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड की वैल्यू है 180 और बैकवर्ड की है 200। तो देखो एक मिनट, तो ये देखो फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर मुझे बताना। फॉरवर्ड के लिए वैल्यू है, फॉरवर्ड के वैल्यू है 180 और बैकवर्ड के लिए 200। देखो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी देख लो कितनी है, 180 यूनिट लिख रहा हूं मैं। और बैकवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक बेटा, क्योंकि सामने दिख रहा है कि इसकी 180 है, इसकी 200 है। अब मैंने अभी बताया था कि इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पे कैटालिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटालिस्ट मैं लिखूं ना लिखूं, उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है पूरा कि कैटालिस्ट लोअर करता है तो व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम। तो कितना होगा इंथैल्पी चेंज बोलो? अभी पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द बैक, -20। बिल्कुल सही, -20 आंसर आ जाएगा आपका। अब मान लिया किसी को नहीं पता चल रहा है तो उसने क्या किया, कैटलिस्ट का असर डाल दिया साथ में। अब ये 100 से कम हो रहा है दोनों साइड से। अगर दोनों साइड 100 से कम हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी हो जाएगी? 80 है ना। 180 से 100 कम हो गया ना। और बैकवर्ड जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी?
100, तो भी सेम ही आएगा ना वैल्यू, 80 माइनस 100 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉर डैश लगा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इट इज़ 80 माइनस 100 मीन्स अगेन 120। बट ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा जो मैंने अभी बताया आपको कि कैटलिस्ट जो है डज नॉट अफेक्ट द क्या इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो किसको करता है कम, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है ना, और क्या करता है, इट फास्टन द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट फास्टन द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये काम है उसका, ठीक है। ओके डन। चलो, तो ये मैंने कैटलिस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको बता दिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आर्हेनियस इक्वेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्या बताता है वो, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, किसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट, टेम्परेचर का, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे, ऑन द रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट बताता है ये, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन आती है दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इस केस में ये जो ए है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, कितनी रेट कांस्टेंट की अकॉर्डिंग टू आर इन इस इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रेट कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू के ए, सॉरी दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और आर्हेनियस कांस्टेंट दैट इज ए। अब बताओ के इक्वल टू ए कब हो सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि के जो है वो ए के बराबर कब हो सकता है, व्हेन के इक्वल टू ए, केस 1, इफ दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, और ये पार्ट 1 कब होगा, या तो ई ए इक्वल टू 0, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है देन के इक्वल टू ए, और दूसरा केस कब हो सकता है, अगर टेम्परेचर जो है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर 0 होगा। दोनों केस में जो k है दैट इज इक्वल टू ए। तो याद रखना ये दो केस हैं जहाँ पे जो k इक्वल टू होगा a। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस e रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
दिस इज, याद रखना, इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energy equal to or greater than EA। अब ये कहाँ से आता है? ये जो, अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज आपने कभी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और अगर एनर्जी से उसको प्लॉट करें तो ग्राफ इज लाइक दिस। तो इस ग्राफ में ये जो एरिया अंडर द कर्व है दैट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो एरिया अंडर द कर्व है इस पॉइंट से आगे, लेट अस से कि EAI, तो इससे आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। It is the fraction of the molecules with energy equal to or greater than EA, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है अंडर द कर्व दैट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, और ये है मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA, क्योंकि वही मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं ना इस तरह से कि इस EA से आगे वाले मॉलिक्यूल जो हैं they can form the product। ओके, तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। ए जो है दैट इज मैक्सिमम रेट, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R है गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जनरली लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और e⁻⁻⁴ इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA, और T है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर इस रिलेशन को, ये जो था K इक्वल टू A इंटू e⁻⁻⁴ को फर्दर एक्सपेंड किया जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT। क्योंकि नेचुरल लॉग क्यों लिया? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का बेस क्या होता है? नेचुरल लॉग का बेस होता है E। नेचुरल लॉग को और क्या लिख सकते हैं हम? इस तरह से log ऑफ E K इक्वल टू log ऑफ EA माइनस EA/RT, ये होता है इसका मतलब। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किसमें, नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T, बताओ कैसा ग्राफ आएगा? इट इज़ अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि ये बच्चा बंद करो, आपकी आवाज़ बड़ी गूंज रही है। नेचुरल ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/R इंटू 1/T, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल लॉग K की पावर भी 1/T की पावर भी 1, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफ इज लाइक दिस। ग्राफ इज लाइक दिस। ये है नेचुरल लॉग ऑफ A दैट इज इंटरसेप्ट, और ये है स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/R। स्लोप है माइनस EA/R और इंटरसेप्ट है नेचुरल लॉग ऑफ A, ठीक है। और इसी को अगर मैं कॉमन लॉग में कन्वर्ट करूं
तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2.303। 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस ए अपॉन आर इंटू 1/t। तो इट इज़ इक्वल टू log k इक्वल टू log a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2.303 r 1/t। तो अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करें तो log k वर्सेस 1/t, अगेन ग्राफ सेम आएगा, बट अब जो था इंटरसेप्ट वो log a, और अब जो स्लोप है उसमें सिर्फ 2.303 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब सेम। तो ये आ गया स्लोप ऑफ log k वर्सेस 1/t, नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t। अब अगले पॉइंट पे जाएं अगर कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है। तो देखो ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये थी एनर्जी, और ये पहला मैंने ग्राफ बनाया था। लेट अस से कि ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो इट बिकम्स लाइक दिस, मतलब कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएंगे जिनकी एनर्जी EA से ज़्यादा होगी। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और रेट इज इंक्रीज्ड बाय तो इट बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, फ्रैक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि k क्या है, a इंटू ई रेज्ड पावर माइनस ए बाई आर टी, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। यह था फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लिखा था ना, विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। तो वो फ्रैक्शन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ गया, तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो फॉर एवरी, रफ अप्रॉक्सीमेट है ये कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट और रेट इज ऑलमोस्ट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, और इट इज़ डबल्ड। आप ऐसा लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट और रेट इज ऑलमोस्ट डबल्ड, सम टाइम ट्रिपल्ड, बट डबल लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो कई बार ऐसे डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इट इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, कौन सा, T+10 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट T केल्विन। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट T केल्विन। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट T केल्विन। तो अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2 फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर रेट जो है वो डबल हो जाता है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू 2। तो अगर मान लिया कि मैं बोलूं कि ना जो टेम्परेचर है अभी है
चलो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो है 2 और बोला कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है कहाँ से, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट, कितने टाइम्स जो है रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कितना, 2 times sir. 30 टाइम। देखो कैसे पता चलता है आपको, क्या फॉर्मूला होता है, तो कैसे हम लिखते हैं इसको कि रेट जो है इज इंक्रीज्ड बाय 2 रेज टू पावर, देखो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इट इज डबल्ड, तो इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10, तो T2 कितना है 40 और T1 कितना है 10, इसका मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस लिखो या 30 केल्विन लिखो, एक ही बात है। तो इट इज 2 रेज टू पावर 30 बाई 10। जिसने भी पहले बोला था 8 वो सही था, पर फिर उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी, मैंने थोड़ा सा बोला तो इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 8 टाइम्स। चलो तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। तो क्वेश्चन है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन doubles for every 10 degree Celsius rise of temperature. If temperature is raised by 50 degrees Celsius, rate of the reaction increases by about, बोलो 32 times, 16 times. 16 times। एक बार फिर सोच लो, बेटा अभी इसने बोला है कि ऐसा नहीं बोला कि टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 10 है, उसने बोला था कि जो टेम्परेचर जो है इट इज़ रेज्ड बाय 50, मतलब डेल्टा टी इज़ गिवन टू यू। हाँ अब देखो यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, डेल्टा टी दिया हुआ उसने 50, इसका मतलब जो इंक्रीज़ है दैट इज़ 2 रेज टू पावर 50 बाई 10, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू करना है, उसने बोला कि 50 डिग्री सेल्सियस रेज हो रहा है, तो 2 रेज पर 5, तो इट इज़ 32 टाइम्स, जो भी दिया हो नेक्स्ट 2 टाइम्स और सम अदर टाइम 64 टाइम्स 2, तो पता ही है कि हो नहीं सकता, तो लेट अस से 64 टाइम्स जस्ट टू कंफ्यूज, तो ये होगा 32 टाइम्स हो जाएगा। ओके तो ये भी आपको आ गया, आरएनएस इक्वेशन आपको आ गई, आपको सब कुछ आ गया। तो अब बात आपकी बेटा, क्योंकि 50 हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से वो 2 टाइम्स होता है, अगर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो 10 बाई 10 हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस राइज करना मतलब डबल होना, इसलिए जो भी राइज हो रहा है कितने टाइम्स राइज हुआ 50, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के बाद डबल हो रहा है ना, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए डिवाइड बाई 10। पहले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई, इसमें बेटा उसमें क्या किया था, उसमें मैंने स्टार्ट ही 10 डिग्री सेल्सियस से किया था, देखो
मैंने बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40। समझ में आया? मैंने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने स्टार्ट किया, इंक्रीज करना कहाँ से स्टार्ट किया? 10 से 40 तक। तो इंक्रीज कितना होगा रेट में? अगर इनिशियली वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, क्वेश्चन ये था मेरा पहले वाला, ये वाला जो क्वेश्चन था कि किसी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है और टेम्परेचर जो है दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40। जैसे मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे है और मैंने उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, तो चेंज कितना हुआ? मुझे तो इंक्रीज से मतलब है ना, 20 डिग्री। हाँ इंक्रीज हुआ 20, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना 2 रेस्ट पर, है ना? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके है ना? ठीक ठीक, चलो तो ये भी हो गया अपना आरएनएस इक्वेशन का। अब आरएनएस इक्वेशन को अगर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखनी हो, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कभी, है ना, तो एक्सटेंडेड फॉर्म में आपने भी पढ़ा कि log ऑफ k जो है दैट इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अगर मान लिया T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? log A से log A कैंसिल, तो EA अपॉन 2.303। मैंने अभी बताया था आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर कम होने से, बट जो रेट कांस्टेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो EA अपॉन 2.303 कॉमन, log K2 और ये log K1, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसका मतलब ये हो गया log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो ये होगी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। सीधा पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन दी होंगी, यू कैन चूज। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन जो है दैट इज log K2 बाई K1। K2 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, सॉरी T2, और K1 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। यहाँ पे ये जो रिलेशन आया log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसमें K2 जो है दैट इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 और K1 जो है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ठीक है, और ये पता ही है आपको, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। R इज गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू वैसे तो दी होती है जब इक्वेशन आती है, बट इट इज़ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यस बेटा, अब पिछले क्वेश्चंस के आपके डाउट्स ले लेता हूँ, बोलिए बेटा। ये है लास्ट क्वेश्चन कि हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन change
इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/3। तो आज ही आपको बताया मैंने, अभी कर सकते हो, अभी बोलो। हाँ सर, हो जाएगा। चलो बोल ही दो अब। तो R1 आपके पास है KNO2O2। अब 1/3 करना है वेसल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन इज NO/3। 3 टाइम्स। देखो वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो इट इज 27 टाइम्स। हाँ सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी, जो ऑप्शंस थी, उसमें आपका इट विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये? 10 के बाद 9 भी है ना, तो ये 9 क्वेश्चन है। कंसिडर अ रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट्स, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। अब ए के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज लीनियरली विद ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट और ए में क्या रिलेशन होगा? 1:1। रेट की पावर भी 1 और कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी 1। सही है कि नहीं? फिर दूसरा है कि रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, तो ऑब्वियसली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सामने देख के पता नहीं चल सकती बच्चे। उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके हर एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तो ये एक्सपेरिमेंटल है कि रेट जो है दैट इज गिवन एज A⁻1, पर ज़रूरी थोड़ी है कि जो अलग अलग स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं बोला कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर लिखा होता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ठीक था, बट ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी, है ना। तो इसलिए रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है या नहीं, दैट वी कांट से। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन जो है ए की विल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। कॉन्सेंट्रेशन जो है ए की डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता ही है क्या रिलेशन होता है? ए टी इक्वल टू A0 e⁻⁻ लिखवाया था ये। वो ऐसा किया था हमने। यार ये रिलेशन तो पता है ना आपको कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A0/AT। ये रिलेशन तो याद है? हाँ सर। इसको मैं, इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ K इंटू टी, K और T इधर ले लूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ A0/AT। इज इट पॉसिबल? अब A0/AT को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -AT/A0। और नेचुरल लॉग ऑफ AT/A0 इक्वल टू -KT। माइनस में उधर ले गया, और नेचुरल को अगर हटा दूं तो ये हो जाएगा e⁻⁻KT।
और ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी. तो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन. तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करती है. और तीसरा है टाइम टेकन फॉर ए टू रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए. बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम कितना होता है, हाफ लाइफ बोला ना ये, बाई फैक्टर 2, रिड्यूस बाई फैक्टर 2. तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के. कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट क्या होगा, के ए रेज्ड पावर 1. तो रेट और ए में क्या रिलेशन है, लीनियर. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कि इट मे बी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ओके, ये समझ गए बेटा. सर बाई मॉलिक्यूलर जैसे देखो ना, ये जो रिएक्शन होता है, देखो इथाइल एसीटेट प्लस वाटर वाला किया था हमने, ये रिएक्शन किया था ना. तो हमने क्या बोला था कि ये रिएक्शन किया था हमने. तो इस रिएक्शन में ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ये. वो एक्सपेरिमेंटली किस ऑर्डर का रिएक्शन था ये, फर्स्ट ऑर्डर. बट वैसे क्या है, बाई मॉलिक्यूलर है कि नहीं, तो इट इज बाई मॉलिक्यूलर. ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है. नेक्स्ट कौन सा था, ये वाला. अगेन वही क्वेश्चन अभी जो किया हमने, कर लोगे अब. For an elementary reaction 2A plus B to A to B, if the volume of the vessel is quickly reduced to half of its original value, कर लोगे ना अब, हाँ सर. हो जाएगा ना. ओके ओके ग्रेट. तो अब अगला जो मैंने भेजा है आपको वो ट्राई करना. अच्छा, एक पॉइंट और कि जैसे ये अभी चल रहे थे एस्टर की बात, तो जैसे मुझे अगर ये लिखना हो रिएक्शन बोथ ए एसिड हाइड्रोलिसिस ना, अगर मैं एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करूं, ये एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस है, तो इसमें जो रेट होगा ना दैट इज सेकेंड ऑर्डर. रेट लॉ जो लिखेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर ही होगा. क्यों, क्योंकि इसमें NaOH आ गया. और इसको हम बोलते क्या रिएक्शन को, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर. ये सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर ही होगा. और इसको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. बट अगर एसिड हाइड्रोलिसिस वाटर की होगी तो जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर. एसिड हाइड्रोलिसिस में क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज वाटर विच इज अ सॉल्वेंट हियर, इसलिए इस केस में जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. क्या बोलते हैं उसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर. बट इस केस में क्योंकि NaOH और ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होगी तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. और ये जो है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. डन.
और इसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड क्या होते हैं, सोप्स। तो सोप बनाने के काम आता है ये वाला प्रोसेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसलिए इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। और ये सेकेंड ऑर्डर होता है, याद रखना, ये भी हाइड्रोलिसिस ही हो रही है एस्टर की। तो ऐसा नहीं याद नहीं रखना कि हाइड्रोलिसिस एस्टर की होती है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होती है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बट अगर एल्कलाइन होती है तो सेकेंड ऑर्डर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कोई और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो हाँ प्रिया बोलो बेटा। गलती से ये हैंड वाला प्रेस हो गया बटन। यस बेटा, किसी और को कोई डाउट? चलो तो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव नाउ।